वेलकम बैक टू शाह नॉलेज बैंक यूट्यूब चैनल। स्वागत है आपका एक बार फिर से शाह नॉलेज बैंक यूट्यूब चैनल पर। आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं आपका जनरल साइंस और जनरल नॉलेज वाला पोर्शन। साथ साथ में ही आपके रहेंगे इसमें करंट अफेयर्स के भी क्वेश्चंस। ठीक है भाई। टॉप 50 एमसीक्यूज कितने रहने वाले हैं? 50 एमसीक्यूज जनरल साइंस के, जनरल नॉलेज के, देन आपके पास रहेंगे करंट अफेयर्स के। तीनों पोर्शन इसमें हम लोग करेंगे बेस्ट टू बेस्ट। जीके के आपको 20 एमसीक्यूज देखने को मिलेंगे और जनरल साइंस के आपको 15 एमसीक्यूज देखने को मिलेंगे। ठीक है भाई साहब। कितने हैं टोटल एमसीक्यूज आपके? अभी ये दोनों पोर्शंस के आपके हैं 35 एमसीक्यूज। क्लियर है? ये 35 एमसीक्यूज आपके मान लो कितना हो गया? 70 मार्क्स। 2 नंबर का एक सवाल, 70 नंबर आपके हो गए। 70 में से आपका स्कोर क्या रहेगा भाई? वो आप लोगों ने क्या करना है, मुझे लास्ट में कमेंट करके बताना है कि आपका स्कोर क्या रहा। ये तो आगे 35 सवाल आपके इन दोनों पोर्शन के, बाकी कंबाइन करके उसके बाद हम लोग करेंगे मिसलीनियस एमसीक्यूज। ठीक है भाई साहब। मिसलीनियस एमसीक्यूज आपके रहने वाले हैं 15 प्लस। तो टोटल आपके कितने हो जाएंगे? 50 प्लस एमसीक्यूज आपके इस वीडियो सेशन में मैं आपको कवर करवाऊंगा। सिर्फ क्वेश्चन पढ़ के आंसर बता दूं ऐसा वाला मसला हम लोग नहीं करते भाई। वीडियो सेशन देखोगे तो आपको समझ आ जाएगा। एक क्वेश्चन से आपके कम से कम 4 सवाल और बना देंगे हम लोग इस वीडियो सेशन में। ठीक है। तो कंप्लीट रिवीजन रहने वाली है जनरल साइंस की। जो पोर्शन है, जैसे विटामिन हैं तो उसकी रिविजन करेंगे, डिजीजेस हैं उसकी रिविजन कर देंगे। जो टॉपिक होगा आपकी रिविजन चलेगी। जीके में आपका जैसे वर्ल्ड ज्योग्राफी है, इंडियन ज्योग्राफी है, जो क्वेश्चन आएगा उसकी हम लोग प्रॉपर तरीके से रिविजन करते चलेंगे। ठीक है भाई साहब। तो चलो स्टार्ट करते हैं आज का हमारा सेशन। ठीक है। इस सेशन की पीपीटी विद एनोटेशंस, ठीक है भाई, आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी। टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया गया है, वहां से आप इसको ज्वाइन कर सकते हैं। टेलीग्राम में आपको व्हाट्सएप चैनल का भी लिंक दे दिया है, वहां से आप उसको भी ज्वाइन कर सकते हो। वहां पे आपको जितनी भी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है वो आपको प्रोवाइड कर दी जाती है। बाकी कल के लिए आपके, ठीक है, कल दोपहर में आपकी एक क्लास होने वाली है। तो वो क्लास कौन सी है, क्या है, कितने बजे होगी, उसके लिए आपको क्या करना है, व्हाट्सएप चैनल ज्वाइन कर लेना है। वो मैं आपको प्रॉपर तरीके से बता दूंगा। वो आपका फुल आपका एक काइंड ऑफ मॉक टेस्ट होगा। जो आपका एग्जाम होने वाला है उसी एग्जाम के पैटर्न पे बेस्ड, सेम टू सेम डिट्टो आपका पूरा प्रॉपर तरीके वाला मॉक टेस्ट होगा। उसके लिए आपको क्या करना है, लिंक में दिए गए व्हाट्सएप चैनल को ज्वाइन कर लो। कल दोपहर में मॉक टेस्ट प्रैक्टिस करेंगे बिल्कुल बढ़िया वाले तरीके से, जिसमें आपको मैथ्स का पोर्शन, रीजनिंग का पोर्शन, जीके का, जनरल साइंस का जो पोर्शन आपका होता है वो सारी चीजें हम लोग प्रैक्टिस करेंगे भाई। ठीक है। तो चलो पहले डिस्कस कर लेते हैं आपका जीके का पोर्शन, जो आपको 20 नंबर का है। ठीक है भाई। कितना है? 20 नंबर नहीं, सॉरी 40 नंबर का है। ये 20 क्वेश्चन आपको देखेंगे। एक क्वेश्चन 2 नंबर का हो जाएगा। ठीक है। तो 40 नंबर जीके, 30 नंबर जनरल साइंस। ठीक है। चलिए आए जीके का पहला क्वेश्चन देखिए भाई। विच इज द लार्जेस्ट रिवर इन द वर्ल्ड बाई डिस्चार्ज वॉल्यूम? मतलब के वॉल्यूम के बेसिस पे आपका लार्जेस्ट रिवर कौन सा है, ये पूछा गया है। लास्ट जीके का जो हम लोगों ने मैराथन किया था उसमें आपसे लॉन्गेस्ट रिवर पूछा था, कंफ्यूज नहीं होना है। ठीक है। तो क्या ये नाइल रिवर है, अमेजन रिवर है, यंगस्टे रिवर है, मिसिसिपी है? कौन सा रिवर है आपका लार्जेस्ट रिवर डिस्चार्ज वॉल्यूम के अकॉर्डिंग? ये जो रिवर आपका है भाई, इस रिवर में, ये जो लार्जेस्ट रिवर है, इस रिवर में आपको 1/5 पानी देखने को मिलता है पूरी दुनिया का। ठीक है। पूरे वर्ल्ड की 1/5 जो वाटर कैपेसिटी है वो इस रिवर की है। ये जो रिवर है आपकी ओरिजिनेट होती है कहां से मेरे भाई? याद रखना है आपने ये आपकी ओरिजिनेट आपको कहां से देखने को मिलती है? नेवेडो मिस्मी रीजन से। नवेडो मिस्मी रीजन से आपको ये देखने को मिलती है, जो आपका कहां है भाई? दैट इज इन एंडिस माउंटेन्स। क्लियर? कहां पे? एंडिस माउंटेन्स। अब एंडिस माउंटेन्स की बात करेंगे, कहां पे आपको देखने को मिलते हैं भाई? दैट इज इन पेरू के अंदर। क्लियर मेरे भाई? क्या? पेरू के अंदर। तो वो जो आपकी रिवर है वो आपकी रिवर है भाई अमेजोन रिवर। क्लियर? अमेजोन रिवर ये आपकी लार्जेस्ट रिवर है पूरी दुनिया की वॉल्यूम के बेसिस के ऊपर। क्लियर है मेरे भाई? ठीक रहेगा, याद रहेगा। अमेजन रिवर जो है ये आपकी कितनी कंट्रीज के अंदर फ्लो करती है, याद रखना है आपने। ये आपको 6 कंट्रीज के अंदर फ्लो होते हुए देखती मिलेगी। ठीक है भाई। 6 कंट्रीज। कौन कौन सी हैं वो 6 कंट्रीज? आपके पास है एक्वाडोर, ठीक है, एक्वाडोर आ जाएगी, गुआना आ जाएगा। क्लियर सर? उसके बाद आपकी बोलीविया आ जाएगी, ठीक है, वेनेजुएला आ जाएगी, पेरू आ जाएगा, ब्राजील आ जाएगा,
ठीक है, ये आपकी कुछ इंपॉर्टेंट कंट्रीज हैं, कोलंबियो भी है इसमें। तो ये आपकी सारी चीजें क्या हैं, ये जो आपकी 6 कंट्री हैं जहां से आपको अमेजन फ्लो करता है। और ये अपना पानी डिस्चार्ज कहां पे करता है भाई, याद रखना, अटलांटिक ओशियन में। कहां पे, अटलांटिक ओशियन के अंदर ये अपना पानी लास्ट में जाके डिस्चार्ज कर देता है। तो ऑप्शन बी हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर फॉर फर्स्ट क्वेश्चन। ठीक है भाई, समझ आ रही है, अच्छे से पता चल रहा है। बाकी ये मिसिसिपी रिवर, यंगस्ते, नाइल और ये सभी रिवर्स के बारे में मैं आपको लास्ट जीके वाले मैराथन में समझा चुका हूं बड़े ही प्यार से। ठीक है, तो इसका भी आप लोगों ने क्या करना है भाई, वो लास्ट मैराथन देख लेना, काफी प्यार से आपको समझ आ जाएगी। ठीक है, वीडियो पसंद आ रही हो तो भाई लोग लाइक जरूर कर दिया करो। ठीक है, अब चलते हैं अगले सवाल की ओर। अगला सवाल आपसे क्या पूछा गया है भाई, विच स्टेट इन इंडिया हैज लार्जेस्ट फॉरेस्ट कवर। लार्जेस्ट फॉरेस्ट कवर इंडिया में किसका है भाई साहब, कौन सी स्टेट का है, ये आपसे पूछा गया है। क्या ये मध्य प्रदेश है, क्या ये अरुणाचल प्रदेश है, या फिर ओडिशा है, या फिर छत्तीसगढ़ है। कौन सी स्टेट का लार्जेस्ट फॉरेस्ट कवर आपको देखने को मिलता है हमारे इंडिया के अंदर मेरे भाई, यस बताएं। तो जो सबसे ज्यादा फॉरेस्ट रिच स्टेट जो है हमारी, वो कौन सी है भाई साहब इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज, तो वो है मध्य प्रदेश। ठीक है, मध्य प्रदेश के अंदर हमारा 85.41% है। ठीक है भाई साहब, इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज। तो ये कितना है, फॉरेस्ट कवर है हमारा 85.41%, द मोस्ट फॉरेस्ट रिच स्टेट हम लोग इसको कहते हैं। क्लियर है भाई साहब, मध्य प्रदेश लार्जेस्ट फॉरेस्ट कवर इन इंडिया। क्लियर है, याद रखिएगा। बाकी यहां पे आपको अगर पता चले लार्जेस्ट फॉरेस्ट कवर इंडिया में जो है उसमें कौन से टाइप का फॉरेस्ट होता है, तो वो आपको याद रखना है भाई, ट्रॉपिकल, ठीक है, मॉइस्ट, डेसिडियस, ओके, डेसिडियस फॉरेस्ट, ये भी आपको याद रखना है। ये हमारे इंडिया का सबसे लार्जेस्ट काइंड ऑफ फॉरेस्ट है इंडिया में। क्लियर है, कौन सा, ट्रॉपिकल मॉइस्ट डेसिडियस फॉरेस्ट। क्लियर है, चलें अब चलते हैं आगे। हाँ, कभी कभी आपसे विच डिस्ट्रिक्ट पूछ ली जाती है हैज द लार्जेस्ट फॉरेस्ट एरिया। ठीक है, डिस्ट्रिक्ट वाइज अगर आपको पूछा जाए तो सबसे बड़ी डिस्ट्रिक्ट कौन सी है फॉरेस्ट एरिया द्वारा भाई साहब, वो है आपके पास उत्तरा कन्नडा। ठीक है, नाम से ही पता चल रहा है, तो ये कहां पे है आपकी, कर्नाटका के अंदर। क्लियर, ये पॉइंट भी आपको याद रखना है रिगार्डिंग फॉरेस्ट कवर। क्लियर, चलो अब चलते हैं सर क्वेश्चन थर्ड की ओर। अगला सवाल देखिए, क्वेश्चन थर्ड क्या बोला गया है, हु वॉज द फर्स्ट वुमेन रूलर ऑफ दिल्ली। दिल्ली की पहली महिला रूलर कौन सी थी, फर्स्ट वुमेन रूलर कौन सी थी भाई साहब। तो ऑप्शन आर रजिया सुल्तान, क्वेश्चन हम लोग डिस्कस कर चुके हैं बड़े ही प्यार से पहले भी। ठीक है, सेकंड ऑप्शन चांद बीबी, थर्ड ऑप्शन नूर जहान, फोर्थ ऑप्शन रानी लक्ष्मी भाई। कौन सी थी हमारे पास पहली महिला रूलर जो दिल्ली पे जिसने रूल किया था, तो ये जो थी इनका टाइम पीरियड था आपके पास 1236 से लेके 1240 तक। ठीक है, तो इनका नाम आपको याद रखना है रजिया सुल्तान। ठीक है भाई साहब, कौन थे ये, रजिया सुल्तान। ठीक है, पहली महिला रूलर हमारे इंडिया की थी ये रजिया सुल्तान जी, जो थ्रोन पे आए थे किसके बाद, इनके पिताजी जो इनके फादर थे इल्तुतमिश, उनके बाद ये 36 से 40 तक रूल पे आए थे, थ्रोन पे रहे थे। तो ये लास्ट वुमेन रूलर थी जो इसने रूल किया था दिल्ली सल्तनत पे, फर्स्ट रूलर भी, फर्स्ट और लास्ट रूलर थी ये जिसने दिल्ली सल्तनत पे रूल किया था भाई। क्लियर है, चलो अब चलते हैं अगले सवाल की तरफ सर। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भाई, इन विच ईयर डिड इंडिया गेन इंडिपेंडेंस। ये मुझे लग रहा है भाई साहब ये बड़ा टफ क्वेश्चन हो गया, ये तो किसी को नहीं आता होगा, है कि नहीं। मुझे तो लग रहा है इसका ऑप्शन भी नहीं बताना चाहिए मुझे। क्लियर है, इन विच ईयर डिड इंडिया गेन इंडिपेंडेंस, इंडिया को इंडिपेंडेंस कब मिला, ये आपसे पूछा। क्या 1945 में मिला, क्या 1947 में मिला, क्या 1950 में मिला, या 1948 में मिला। कब मिला हमें भाई साहब आजादी, तो आजादी हमें कब मिली थी, 1947। ठीक है भाई साहब, 14 अगस्त 1947 पाकिस्तान गॉट इंडिपेंडेंस। 15 अगस्त 1947 इंडिया गॉट इंडिपेंडेंस। ठीक है, याद रखना है किस एक्ट के तहत, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट।
ठीक है, 1947, ठीक है, इसको इंडिपेंडेंस एक्ट ऑफ 1957 भी कहते हैं, ठीक है। 3 जून प्लान के तहत हमें ये क्या मिली थी, आजादी मिली थी, ठीक है भाई साहब, 1947 डेट तो आपको पता ही है, क्लियर। हु इज नोन एज द आर्किटेक्ट ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के आर्किटेक्ट कौन है यहाँ पे, जवाहरलाल नेहरू जी, महात्मा गांधी जी, बी आर अंबेडकर, सरदार पटेल। मोस्ट कॉमन क्वेश्चन और मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन आप इसको कह सकते हैं, ये बार बार पूछा जाता है, तो इट्स बी आर अंबेडकर, ठीक है भाई साहब, बी आर अंबेडकर जी, क्लियर है। चलो, ये ड्राफ्टिंग कमेटी के चेयरमैन भी रह चुके हैं, याद रखना है ये पॉइंट भी आपने, किसके, ड्राफ्टिंग कमेटी, ओके। ड्राफ्टिंग कमेटी का काम क्या था मेरे भाई, ये जो कॉन्स्टिट्यूशन बनाया था, ये ड्राफ्टिंग कमेटी जो बैठी थी 7 मेंबर बॉडी थी, इसके चेयरमैन कौन थे, हमारे बी आर अंबेडकर जी थे, क्लियर है, याद रखना है ये चीज भी आपने। चलिए अगला सवाल देखिए, विच पार्ट ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डील्स विद द डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसीज, डीपीएसपी की बात करी गई आपसे कि भाई साहब कौन से पार्ट में आपको ये देखने को मिलते हैं। ऑप्शंस आर पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 एंड पार्ट 4, क्लियर। चलो 1 बाय 1 सभी पार्ट दे रखे हैं, तो सभी को अच्छे से रिवाइज कर लेते हैं। पार्ट 1 आपका जो है ये डील करता है किसके साथ, यूनियन एंड इट्स टेरिटरीज, ओके, यूनियन एंड इट्स टेरिटरीज, ओके। ये आपको आर्टिकल 1 से लेके आर्टिकल 4 तक मिलेगा, क्लियर है। पार्ट 1 यूनियन एंड इट्स टेरिटरी से डील करता है, आर्टिकल 1 से लेके आर्टिकल 4 तक। पार्ट 2 की बात करें तो ये आपको डील करता है सिटीजनशिप से, क्लियर सर, सिटीजनशिप के साथ आपका डील करता है पार्ट 2 अंडर आर्टिकल 5 टू अंडर आर्टिकल 11, ठीक है, आर्टिकल 5 से 11 सिटीजनशिप। आर्टिकल 3 जो है आपका डील करता है मेरे भाई फंडामेंटल राइट्स, इंपॉर्टेंट वन, ठीक है, फंडामेंटल राइट्स। फंडामेंटल राइट्स आपके 12 से 35 तक होते हैं, इंपॉर्टेंट है ये, क्लियर है। नेक्स्ट 4th वाला आपका हो जाएगा करेक्ट आंसर, दैट इज हमारे DPSP, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसीज। ये आपका डील करता है 36 से लेके 51 तक, ओके, 36 से 51 तक आपको देखने को मिलेगा DPSP। देन अगेन हमारे पास आर्टिकल 51A आता है भाई, जिसमें हम लोग किसकी बात करते हैं, हमारे फंडामेंटल ड्यूटीज की बात की जाती है। इंपॉर्टेंट अगेन हमारे पास क्या होता है भाई, और हमारे पास दैट इज पार्लियामेंट, ओके। पार्लियामेंट में क्या क्या चीजें आपको देखने को मिलती हैं भाई, लोकसभा, राज्यसभा एंड प्रेसिडेंट, ओके, याद रखना है आपने। और ये आपका 79 से लेके 122 तक आपको डील करता है हमारा पार्लियामेंट, क्लियर है। चलो अब चलते हैं अगले सवाल की ओर, उम्मीद करता हूं ये आपको समझ आई होगी सर। क्वेश्चन 7th इंपॉर्टेंट वन, हु वॉन द भारत रत्न अवार्ड इन 2024, 2024 का भारत रत्न अवार्ड किसको मिला, किसको दिया गया। क्या ये रतन टाटा जी को दिया, क्या ये पीवी संधू को दिया, क्या ये चरण सिंह जी को दिया, या फिर इनमें से किसी को नहीं दिया, जो 2024 का भारत रत्न अवार्ड हुआ। भारत रत्न अवार्ड हमारे कौन सी होते हैं भाई, आप सभी को पता है, इंडिया का हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड, जो आपका कब स्टार्ट हुआ था, फर्स्ट स्टार्टेड इन 1954, ठीक है, पहली बार 1954 में स्टार्ट हुआ हमारा भारत रत्न, ठीक है। फर्स्ट टाइम आपका किसको दिया गया, ये सी राजागोपालाचारी जी को, राधा कृष्णन जी को और सीवी रमन जी को, ये 3 बंदे थे जिनको भारत रत्न अवार्ड फर्स्ट टाइम दिया गया 1954 में। अब 1954 को छोड़िए, आपसे पूछा 2024 में किसको दिया, तो 2024 में ऑप्शन में से देखें तो चरण सिंह जी को दिया। इनके साथ साथ हमारे पास 4 बंदों को और दिया, टोटल कितने आदमी थे, 5 बंदों को भारत रत्न अवार्ड से नवाजा गया 2024 के अंदर। तो वो कौन कौन से थे, पहले आपके पास आते हैं भाई, नाम याद रखना, ये एग्जाम में डायरेक्टली आपसे पूछ जाते हैं, कर्पूरी ठाकुर जी, क्लियर है भाई, कर्पूरी ठाकुर जी को दिया ये आपके 11th चीफ मिनिस्टर थे बिहार के, क्लियर, याद रखना है आपने कर्पूरी ठाकुर जी। नेक्स्ट अगर मैं आपसे बात करूं LK अडवाणी जी, इनका नाम तो सभी ने सुना होगा भाई साहब, LK अडवाणी जी, ठीक है, जो आपके डिप्टी प्राइम मिनिस्टर इंडिया के रह चुके हैं 2002 से 2004 के बीच, ठीक है। उसके बाद PV नरसिम्हा राव जी को दिया गया, ठीक है, नरसिम्हा राव जी को दिया गया आपका भारत रत्न 2024, ये आपके 9th प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया थे, ये भी आपको याद रखना है। देन अभी हम लोगों ने चरण सिंह जी की बात की, 4th वन इज चरण सिंह जी, ओके,
चरण सिंह। अब चरण सिंह जी कौन थे भाई? चरण सिंह जो थे ये आपके 5th प्राइम मिनिस्टर थे हमारे इंडिया के, ठीक है भाई साहब, जिनको चैंपियन ऑफ फार्मर्स भी कहा जाता है। 5th किसको दिया गया भाई साहब? 5th हमारा दिया MS स्वामीनाथन जी को, ठीक है, MS स्वामीनाथन। MS स्वामीनाथन कौन है? फादर ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन इन इंडिया। क्लियर है भाई साहब, फादर ऑफ द ग्रीन रेवोल्यूशन इन इंडिया हम लोग किसको कहते हैं? दैट इज MS स्वामीनाथन को। ये आपके डायरेक्टर जनरल भी रह चुके हैं ICAR के, दैट इज इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चरल रिसर्च के। क्लियर है भाई साहब, इंडिया में जो एग्रीकल्चर की रेवोल्यूशन लाई थी तो वो किसने लाई थी? MS स्वामीनाथन जी ने लाई थी। तो ये 5 आदमी थे जिनको 2024 का भारत रत्न अवार्ड दिया गया, ठीक है भाई साहब। उसके बाद हमारे पास पद्मा अवार्ड्स आते हैं भारत रत्न के बाद। सबसे हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड कौन सा है? भारत रत्न अवार्ड। सेकंड हाईएस्ट आपके पास है पद्म विभूषण, थर्ड हाईएस्ट आता है पद्म भूषण, फोर्थ हाईएस्ट आता है आपके पास पद्म श्री। ये आपको नाम याद रखने हैं अवार्ड्स के मेरे भाई, क्लियर है। फिर उसके बाद आपके पास गैलेंट्री अवार्ड्स आते हैं जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। तो सबसे हाईएस्ट गैलेंट्री अवार्ड हमारा कौन सा आता है भाई? परमवीर चक्र। सेकंड हाईएस्ट महावीर चक्र, थर्ड हाईएस्ट वीर चक्र, और जो आपके पास होता है हाईएस्ट गैलेंट्री अवार्ड पीस टाइम के लिए, वो कौन सा होता है? अशोक चक्र। ये भी आपने याद रखने हैं इंपॉर्टेंट अवार्ड्स रिलेटेड टू गैलेंट्री या फिर हमारे मिलिट्री के अवार्ड्स, ठीक है। चलें अब चलते हैं भाई अगले सवाल की ओर। क्या बोला है? नोबेल पीस प्राइज 2024 वॉज अवॉर्डेड टू। नोबेल पीस प्राइज 2024 की किसको दी गई? ये आपसे यहां पे पूछा गया है। पीस के लिए किसको दिया गया भाई नोबेल पीस प्राइज जो 2024 वाला था? यस, बताएं मेरे भाई। क्या ये आपके नरगिस मोहम्मदी को दिया गया? क्या ये ग्रेटा थनबर्ग को दिया? कैलाश सत्यार्थी को दिया? मलाला यूसुफ को दिया? ये आपसे पूछा क्या गया है भाई साहब? यस, नोबेल पीस प्राइज। हु हैज बीन अवॉर्डेड द नोबेल पीस प्राइज 2024 की आपकी नोबेल पीस प्राइज किसको दिया गया? यस, जल्दी आंसर रुकने नहीं चाहिए भाई साहब आपके। तो ये भाई साहब आप किससे कौन से थे? एक मिनट, ऑप्शंस में यहां गलती हो गई है, इनमें वो ऑप्शन ही डालना भूल गए हैं हम लोग भाई, ठीक है। तो ये आपको हमें थोड़ी सी माफ कर दीजिएगा भाई इस क्वेश्चन के लिए। इस क्वेश्चन में मलाला यूसुफी जी को काट के डी ऑप्शन आप लोग यहां मेंशन कर लीजिए। कौन सा? दैट इज निहोन हिंडेनक्यू। ओके, निहोन हिडेनक्यू, यस। तो निहोन हिंडेनक्यू जी को दिया गया आपका नोबेल पीस प्राइज 2024 का, ठीक है। नोबेल पीस प्राइज 2024 निहोन हिंडेनक्यू, ठीक है भाई साहब, याद रखिएगा नाम। निहोन हिंडेनक्यू को नोबेल पीस प्राइज से नवाजा गया था, ठीक है। अब नोबेल पीस प्राइज के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। जो पहले मैंने एक चीज आपको बताई थी इसके बारे में, लास्ट जीके के पोर्शन में सारी चीजें बताई हुई थी, बट फिर से एक बार जान लेते हैं। नोबेल पीस प्राइज आपका फर्स्ट टाइम कब दिया गया ये भाई? तो ये आपको दिया गया 1901 में ये स्टार्ट हुआ, क्लियर है। कितनी फील्ड में ये दिया जाता है? तो वो 6 फील्ड्स में दिया जाता है। एक है फिजिक्स, क्लियर, डायरेक्टली पूछी जाती हैं कभी कभी बातें। केमिस्ट्री, ठीक है, फिजिक्स में दिया जाता है, केमिस्ट्री में दिया जाता है, लिटरेचर में दिया जाता है, ठीक है। लिटरेचर के बाद हमारे पास मेडिसन में दिया जाता है, ठीक है, मेडिसन, ओके, मेडिसन या फिर फिजियोलॉजी भी बोल देते हैं इसको। इकोनॉमिक्स में दिया जाता है, ओके। देन लास्ट जो हमारे पास आता है भाई साहब वो कौन सा होता है? पीस प्राइज, जो पीस के लिए दिया जाता है। पहले 5 जो हैं, ठीक है, ये 5 आपको कहां मिलेंगे भाई? स्वीडन के अंदर देखने को मिलते हैं, ये स्वीडन में दिए जाते हैं। बट इकलौता जो पीस प्राइज है ये आपका कहां होता है? नॉर्वे में दिया जाता है, ये आपको याद रखना है। 5 कैटेगरी, फिजिक्स, केमिस्ट्री, लिटरेचर, मेडिसिन और इकोनॉमिक्स, ये आपकी स्वीडन देश में दिए जाते हैं। और जो आपका नोबेल पीस प्राइज है ये आपका नॉर्वे के अंदर दी जाती है, ये आपको याद रखना है। 6 टोटल फील्ड्स होती हैं जो नोबेल प्राइज है। ये अल्फ्रेड नोबल जो आपके डायनामाइट के इन्वेंटर थे, स्वीडन के थे, ये इनके नाम पे ये अवार्ड दिया जाता है। तो पीस प्राइज आपका किसका दिया गया? निहोन हिंडेनक्यू। क्लियर है। अब अगर मैं कुछ बेसिक से क्वेश्चन पूछूं, ठीक है भाई साहब, आपसे कि भाई साहब कौन ऐसा यंग नोबेल ल्यूरिएट है, ये बताना है आपने। सबसे यंगेस्ट कौन था जो सबसे कम उम्र में जिसको दिया गया क्या भाई साहब आपका नोबेल ल्यूरिएट? तो ये आपकी थी मलाला यूसुफी जी, ठीक है। मलाला यूसुफी जी थी कौन सी जिसको यंग मिला था, इनको 17 साल की उम्र में दिया गया था, क्लियर है। अब ये हो गया तो यंग। अगर मैं पूछूं आपको ओल्डेस्ट रिसेप्टेंट कौन थे भाई आपके नोबेल प्राइज के, सबसे ओल्डेस्ट बुजुर्ग आदमी, तो वो कौन थे? जॉन बी गुड इनफ, ओके, जॉन बी गुड इनफ, ये नाम याद रखना। इनको 97 की एज में नोबेल प्राइज दिया गया था,
ठीक है भाई साहब। अब पहले इंडियन कौन थे जिनको नोबेल प्राइज अवार्ड मिला, तो वो थे आपके रविंद्रनाथ टैगोर जी। क्लियर है, रविंद्रनाथ टैगोर जी। ये भी आपको पॉइंट्स पता होना चाहिए रिगार्डिंग नोबेल प्राइज। ठीक है भाई, चलो अब चलते हैं अगले सवाल की ओर। सर अगला सवाल आपसे क्या बोला गया है, वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे इज सेलिब्रेटेड ऑन विच डेट। वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे आपका किस डे को सेलिब्रेट किया जाता है। तो ये तो क्वेश्चन आप सभी को बड़े प्यार से पता होगा भाई, मुझे तो बोलने की जरूरत भी नहीं है शायद। बताएं, वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे आपका कब होता है। क्या ये आपका 22 अप्रैल है, 5 जून है, 8 जून है या 16 सितंबर है। तो आपको ये 5 जून को सेलिब्रेट करते हुए दिखता है भाई, कौन सा, वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे। ठीक है भाई, वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे। ठीक है, नेशनल यूथ डे। नेशनल यूथ डे जो आपको देखने को मिलता है इंडिया में सेलिब्रेट होता है, तो वो किसको ऑनर करते हैं हम लोग नेशनल यूथ डे के दिन। यस, नेशनल यूथ डे के लिए दिन हम लोग किसको ऑनर करते हैं ये आपको बताना है। यस मेरे भाई, क्या ये महात्मा गांधी जी को हम लोग करते हैं, जवाहरलाल नेहरू जी को, स्वामी विवेकानंद जी को, ठीक है, या फिर हम लोग भगत सिंह जी को ऑनर करते हैं। तो उस दिन हमारा क्या होता है भाई साहब, बर्थ एनिवर्सरी होती है, जिसको हम लोग उस दिन क्या बोलते हैं, विवेकानंद जयंती भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, विवेकानंद जयंती। क्लियर है, तो ये हमारा होता है कब भाई साहब, नेशनल यूथ डे हम लोग सेलिब्रेट करते हैं कब, जनवरी 12 को। ठीक है, 12 जनवरी को हम लोग सेलिब्रेट करते हैं आपका, दैट इज नेशनल यूथ डे। तो ये हम लोग स्वामी विवेकानंद जी को ऑनर करते हैं ये दिन, तभी हम लोग 12 जनवरी जो इनकी बर्थ एनिवर्सरी है वो सेलिब्रेट करते हैं। क्लियर है, चलो अब चलते हैं भाई साहब अगले सवाल की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भाखड़ा नंगल डैम इज बिल्ट ऑन विच रिवर। भाखड़ा नंगल डैम जो है आपकी, वो आपकी किस रिवर के ऊपर बनी हुई है, ये आपसे पूछा गया। क्या ये गंगा के ऊपर है, सतलुज के ऊपर है, यमुना के ऊपर है, या फिर आपकी गोदावरी के ऊपर है। भाखड़ा नंगल डैम बताएं मेरे भाई, कहां कौन सी रिवर के ऊपर है ये भाखड़ा नंगल डैम, बताओ। यस, तो किसके ऊपर है भाई भाखड़ा नंगल डैम, तो ये आपको देखने को मिलती है भाई सतलुज के ऊपर। क्लियर है, सतलुज रिवर के ऊपर देखने को मिलती है आपकी भाखड़ा नंगल डैम। ओके, हाईएस्ट डैम इन इंडिया अगर पूछा जाए आपसे कौन सी है, तो ये है आपकी टेहरी डैम। ओके, टेहरी डैम जो है आपकी, वो क्या है आपकी हाईएस्ट। क्लियर, हाईएस्ट आपको देखने को मिलती है। अब अगर पूछा जाए आपसे लॉन्गेस्ट डैम कौन सी होती है भाई इंडिया में हमारे, तो वो है आपके पास हीराकुड डैम। ठीक है, हीराकुड डैम। तो हीराकुड डैम आपकी कहां पे है भाई, दैट इज इन ओडिशा। ये हम लोग लास्ट जीके के पोर्शन में भी डिस्कस कर चुके हैं। ठीक है भाई साहब, टेहरी डैम कहां है हमारा, यूके, दैट इज इन उत्तराखंड। क्लियर है, चलो अब चलते हैं आगे। हाँ, ओल्डेस्ट डैम या फिर ग्रैंड ओल्ड डैम ऑफ इंडिया कौन सी है, तो ये नाम आपने याद रखना है, कलनाई। ओके, कलनाई डैम। ये कलनाई डैम कहां पे है भाई आपका, तमिलनाडु में। ठीक है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, ओल्डेस्ट डैम। क्लियर, ये 3 चीजें आपको याद होनी चाहिए मेरे भाई। चलें अगला सवाल देखिए। अरे अभी हम लोगों ने डिस्कस कर लिया, टेहरी डैम वन ऑफ द हाईएस्ट डैम्स इन इंडिया इज लोकेटेड इन विच स्टेट। कौन सी स्टेट में है आपकी टेहरी डैम, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, जम्मू एंड कश्मीर या फिर सिक्किम, कहां पे है भाई बताएं। तो यस, जो आपकी टेहरी डैम है ये आपको कहां देखने को मिलता है मेरे भाई, दैट इज इन उत्तराखंड। क्लियर, उत्तराखंड, ऑप्शन बी हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर। ठीक है, चलो अब चलते हैं अगले सवाल की ओर। चिलिका लेक, द लार्जेस्ट ब्रैकिश वाटर लेक इन इंडिया, इज लोकेटेड इन विच स्टेट। चिलिका लेक आपकी कौन सी स्टेट में है, ये आपसे पूछा है भाई मैंने। चिलिका लेक लार्जेस्ट ब्रैकिश वाटर लेक है इंडिया की, ये कौन सी स्टेट में आपको देखने को मिलती है। क्या ये वेस्ट बंगाल में है, क्या ये उड़ीसा में है, आंध्र प्रदेश में है या फिर केरला में है। तो ये आपको उड़ीसा के अंदर देखने को मिलती है। ठीक है, इंपॉर्टेंट लेक है, ये आपको पता होनी चाहिए, चिलिका लेक। ठीक है, चलें, विच लेक इज नोन एज द लेक ऑफ फ्लावर्स इन जम्मू एंड कश्मीर। जम्मू एंड कश्मीर में लेक ऑफ फ्लावर्स हम लोग किसको कहते हैं। क्या ये डल लेक है, वुलर लेक है, मानसर लेक है या फिर पैंगोंग लेक है। कौन सी लेक को हम लोग क्या कहते हैं भाई, लेक ऑफ फ्लावर्स, बताएं। क्या डल लेक, वुलर लेक या फिर आपको मानसर लेक, पैंगोंग लेक। तो ये आपकी कौन सी है भाई, दैट इज अ डल लेक। ओके, डल लेक आ जाएगी जम्मू एंड कश्मीर में, वुलर लेक है, मानसर लेक है, पैंगोंग लेक तो अभी लद्दाख में है आपकी। ठीक है, उसके बाद जेएंडके की बात करें आप तो हमारे पास नगीन लेक है। ओके, नगीन लेक है हमारे पास। ठीक है, देन हमारे पास मानसबल लेक है। ओके, मानसबल लेक है।
देन हमारे पास गंगाबल लेक है। ओके, लेक्स की कमी नहीं है J&K में, क्लियर है। गंगाबल लेक के बाद सुरेंसर लेक है। ओके, सुरेंसर लेक। देन हमारे पास इंपॉर्टेंट गड़सर लेक है, क्लियर सर, गड़सर लेक है, ठीक है। उसके बाद हमारे पास शेषनाग है। ओके, शेषनाग लेक है। इंपॉर्टेंट लेक्स हैं ये सारी। उसके बाद इंपॉर्टेंट वन दैट इज आंचार लेक है। आंचार लेक है, ठीक है। आंचार के बाद हमारे पास तरसर एंड मरसर। ओके, याद रखना है ये, तरसर लेक एंड मरसर लेक, ये सभी लेक्स आपकी कहां पे हैं? हमारे प्यारे जम्मू एंड कश्मीर के अंदर, क्लियर। ये तो अभी मैंने थोड़ी सी की हैं, कम से कम भी 22 से 25 इंपॉर्टेंट लेक्स आपको जम्मू एंड कश्मीर में देखने को मिलती हैं, ठीक है भाई साहब। आंचार लेक हो गई, डल लेक होगी। डल लेक जो है हमारी ये श्रीनगर, समर कैपिटल जो है जम्मू एंड कश्मीर, वहां देखने को मिलती है। ये एक अर्बन लेक है, सेकंड लार्जेस्ट लेक है जम्मू एंड कश्मीर की, ठीक है भाई साहब। यहाँ पे काफी सारे टूरिस्ट आपको देखने को मिलते हैं। इस लेक को श्रीनगर जेवल भी कहते हैं और लेक ऑफ फ्लावर्स भी कहते हैं। वुलर लेक जो है वो आपकी वुलर के अंदर देखने को मिलती है। लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक है ये, क्या है भाई? आपकी लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक है साउथ एशिया के अंदर, जो आपको बांडीपुरा टाउन के अंदर देखने को मिलती है हमारे जम्मू एंड कश्मीर में, क्लियर है भाई, याद रहेगा। तो लेक्स अगर बात करूं आपके पास यहाँ मानसर लेक की, थर्ड वन इज मानसर लेक। मानसर लेक आपको जम्मू पठानकोट हाईवे के अंदर देखने को मिलती है। तो ये जो आपकी एक फॉरेस्टेड हिल है, वहां पे उसके साइड्स के अंदर आपको देखने को मिलती है भाई साहब। ये भी बड़ी प्यारी लेक है आपकी मानसर लेक, ठीक है। सुरेंसर लेक है। बाकी सारी चीजें मैंने आपको यहाँ पे जम्मू एंड कश्मीर की लेक्स के बारे में बता दिया। चलो अब चलते हैं सर अगले क्वेश्चन की तरफ। यस, द मीनाक्षी टेम्पल इज लोकेटेड इन विच सिटी? मीनाक्षी टेम्पल बताएं भाई, मीनाक्षी टेम्पल जो है आपकी किस सिटी में है आपकी? क्या ये मदुराई में है, चेन्नई में है, थंजावर में है, या त्रिची में है, या फिर आपके पास कोई इसमें से कोई सही आपको नहीं लग रहा है? तो बताएं भाई कहां पे है आपका मीनाक्षी टेम्पल? मीनाक्षी टेम्पल इंपॉर्टेंट टेम्पल है आपका इंडिया का। ये आपको एग्जाम में डायरेक्टली पूछे जाते हैं टेम्पल्स डायरेक्टली भाई, ठीक है। तो मीनाक्षी टेम्पल आपको कहां देखने को मिलता है भाई? हमारे मदुराई के अंदर देखने को मिलता है आपका मीनाक्षी टेम्पल, ठीक है। मीनाक्षी टेम्पल के बाद अगर मैं आपसे इंपॉर्टेंट टेम्पल्स की बात करूं, यहां पे आपसे बात की गई है पहले किसकी? चेन्नई की। चेन्नई आपका कहां पड़ा भाई? तमिलनाडु में, ठीक है। तमिलनाडु में आपका इंपॉर्टेंट कौन सा टेम्पल पड़ता है भाई आपके पास? राजा गोपाल स्वामी टेम्पल। ओके, राजा गोपाल स्वामी टेम्पल इंपॉर्टेंट टेम्पल है ये भी, क्लियर है, याद रखिएगा इसको भी आप लोग, क्लियर है। नेक्स्ट मैं बात करूं आपके पास तो रामानाथोमस स्वामी है। मीनाक्षी टेम्पल आपका मदुराई तमिलनाडु में है, ये भी आपका मदुराई इन तमिलनाडु इटसेल्फ, ठीक है भाई साहब। बाकी अगर बात करूं मैं आपके पास यहाँ पे थंजावर में, ओके, थंजावर आपका तमिलनाडु में है ये भी आपका, ठीक है। थंजावर में आपको बृहदेश्वरी टेम्पल, ओके, बृहदेश्वरा टेम्पल, ओके, बृहदेश्वरा टेम्पल जो है ये आपको यहां पे देखने को मिलता है थंजावर के अंदर। इंपॉर्टेंट है ये भी, आपको ये पता होना चाहिए। जम्मू एंड कश्मीर में अमरनाथ केव टेम्पल है, वैष्णो देवी टेम्पल है, सोमनाथ टेम्पल इज इन गुजरात, ठीक है। द्वारकाधीश टेम्पल गुजरात में आपको देखने को मिलता है। शेडी वाला सई बाबा टेम्पल जो है ये आपको महाराष्ट्र में देखने को मिलेगा। बद्रीनाथ टेम्पल है आपका उत्तराखंड में। केदारनाथ टेम्पल आपका उत्तराखंड में। तो कोणार्क सन टेम्पल जो है आपका वो उड़ीसा में है। जो सन टेम्पल होता है वो सन गॉड के लिए होता है। जगन्नाथ टेम्पल, ये जगन्नाथपुरी जो आपको बोलते हैं, ये आपका कहां? उड़ीसा में है। लिंगराज टेम्पल ये भी उड़ीसा में अंदर आपको देखने को मिलता है। सांची स्तूपा ये आपका एमपी में है, ठीक है। बाकी गोल्डन टेम्पल आपका अमृतसर में है, ये आप सभी को पता है। कामाख्या टेम्पल इंपॉर्टेंट है, गुवाहाटी के अंदर आपको ये देखने को मिलता है। ये कुछ इंपॉर्टेंट टेम्पल्स थे जो मैंने आपको बता दिए हैं भाई, ये याद रखने हैं आपने, ठीक है। आ जाए अगले सवाल पर, क्वेश्चन 16। द सन टेम्पल इन कोणार्क इज डेडिकेटेड टू विच डेटी? ठीक है भाई साहब, सन टेम्पल जो आपको कोणार्क के अंदर देखने को मिलता है वो किस डेटी को भाई साहब डिवोटी होता है? कौन सा डिवोटी के लिए वो बनाया गया है जो आपका सन टेम्पल है? बताएं भाई साहब। अभी मैंने ऊपर ही आपको बता दिया ये क्वेश्चन। तो सन टेम्पल आपका कोणार्क में कहां पे है भाई? कोणार्क सन टेम्पल इज इन ओडिशा, याद रखना है आपने, कोणार्क इन ओडिशा के अंदर ये आपको देखने को मिलता है। तो ये आपका सन गॉड के लिए होता है, क्लियर। ऑप्शन सी हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर। चलें आए क्वेश्चन 17। विच मिलिट्री एक्सरसाइज वाज कंडक्टेड बिटवीन इंडिया एंड जापान? इंडिया जापान के बीच में कौन सी एक्सरसाइज 2024 में कंडक्ट हुई थी भाई? यस,
धर्म गार्डियन, युद्ध अभ्यास, वरुणा या फिर इंदिरा। यस, युद्ध अभ्यास आपको पता है भाई इंडिया यूएस के साथ होता है। इंदिरा जो है आपका इंडिया रशिया के साथ होता है। क्लियर है। वरुणा आपका किस किस के साथ होता है ये आप लोग मुझे कमेंट करके बताएं भाई, जल्दी से जल्दी, क्योंकि एक्सरसाइज हम लोगों ने अभी जो जीके वाला मैराथन किया था आर्मी, नेवी और एयरफोर्स तीनों की मैंने आपको बड़े प्यार से याद करवाई थी। तो धर्म गार्डियन है आपका करेक्ट आंसर, जो आपकी इंडिया जापान की एक्सरसाइज हुई थी मिलिट्री की 2024 के अंदर। ठीक है, चलो क्वेश्चन 18 देखो। आईएनएस विक्रांत इंडिया का पहला इंडिजीनियस एयरक्राफ्ट कैरियर है ये। इसने मिलिट्री ड्रिल में पार्टिसिपेट किया 2024 में, तो वो मिलिट्री एक्सरसाइज कौन सी थी ये आपसे पूछा है भाई। क्या इसने मालाबार में पार्टिसिपेट किया, रिम पैक में किया, मिलान में किया, कोबरा गोल्ड में किया? तो इसने आपका पार्टिसिपेट किया किस में भाई? मालाबार एक्सरसाइज के अंदर। ठीक है, ऑप्शन ए हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर। ठीक है, चले आ जाए मैं क्वेश्चन 19 पर। हु इज द करंट चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ? सीडीएस अभी जो है जनवरी 2024 से इंडिया के कौन है? क्या ये जनरल बिपिन रावत जी हैं, जनरल अनिल चौहान जी हैं, जनरल मनोज पांडे जी हैं, या फिर जनरल करमबीर सिंह जी हैं? यस, करंट सीडीएस आपसे पूछा है तो इट्स जनरल अनिल चौहान जी। ओके, ऑप्शन बी हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर फॉर क्वेश्चन 19। ओके, चलें। व्हाट इज द नेम ऑफ इंडियाज लोनार मिशन लॉन्च्ड इन 2024? 2024 में जो इंडिया का लोनार मिशन लॉन्च हुआ तो वो उसका नाम आपको पूछा गया भाई साहब। क्या ये चंद्रयान 3 था, चंद्रयान 4 था, गगनयान था या मंगलयान 2 था? यस, तो ये था आपका चंद्रयान 4। ऑप्शन बी हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर। इसी के साथ हमारे जो जीके के क्वेश्चन हैं 20 ओके इंटू 2 ये कितने हो गए? 40 मार्क्स के क्वेश्चन हैं आपके। ये कमेंट करके जरूर बताइएगा कि 40 मार्क्स में से आपने कितना स्कोर करा। क्लियर है? चलो अब चलते हैं अगले पोर्शन पर भाई साहब। अगला पोर्शन आपका है जनरल साइंस का पोर्शन। जनरल साइंस में पहला ही क्वेश्चन आपसे पूछ दिया गया, विच मेटल इज यूज्ड इन मेकिंग कॉइन्स एंड ज्वेलरी? कौन सा यहाँ पे मेटल है जो आप यूज करते हो कॉइन्स बनाने के लिए भी और ज्वेलरी बनाने के लिए? कौन सा मेटल है ऐसा? बताएं मेरे भाई। क्या ये आयरन है, क्या ये कॉपर है, क्या ये गोल्ड है, या फिर ये एल्यूमिनियम है? यस, बताओ। मेटल यूज्ड इन मेकिंग कॉइन्स एंड ज्वेलरीज, बताएं मेरे भाई। यस, आयरन, कॉपर, गोल्ड, एल्यूमिनियम, विच वन? यस, तो भाई साहब जो हम मेटल यूज करते हैं किस चीज के लिए? किस चीज के लिए भाई? कॉइन्स के लिए भी और साथ साथ में आपका ज्वेलरी के लिए भी है। तो वो कौन सा है आपके पास? गोल्ड। ठीक है, गोल्ड मेटल जो है ये हम लोग यूज करते हैं भाई साहब कॉइन्स एज वेल एज ज्वेलरी के लिए। अगर सिर्फ और सिर्फ कॉइन्स लिखा होता तो वहां पे हम लोग किसको? कॉपर को यहां पे टिक कर सकते थे, बट यहां पे ज्वेलरी की भी बात की गई है, दैट्स वाई यहां पे गोल्ड होगा हमारा करेक्ट आंसर। ठीक है, आपकी जो कॉइन्स हैं वो हम लोग सिल्वर के भी बनाते हैं और कॉपर के भी बनाते हैं। क्लियर है भाई साहब? ज्वेलरी की भी बनती है इसकी, बट ज्वेलरी हमारी मैक्सिमम गोल्ड की होती है, तो दैट्स वाई यहाँ पे आपका कॉइन्स, गोल्ड कॉइन्स भी तो होते हैं ना, तो दैट्स वाई आपका ऑप्शन सी हो जाएगा करेक्ट आंसर। चलें, व्हाट इज द मेन कंपोनेंट ऑफ नेचुरल गैस? नेचुरल गैस का जो है आपका मेन कंपोनेंट क्या होता है? यस, क्या ये मीथेन है, इथेन है, प्रोपेन है या बुटेन है? यस, तो आपका जो नेचुरल गैस का मेन कंपोनेंट मेरे भाई होता है वो होता है CH4। अब ये CH4 कौन है? जो साइंस बैकग्राउंड के हैं उनको अच्छे से समझ आ गई होगी भाई साहब। हाइड्रोजन गैस जो आपका एक कार्बन एटम से बना होता है और 4 हाइड्रोजन एटम से बना होता है, उसको हम लोग नेचुरल गैस कहते हैं। ठीक है भाई साहब, ये आपकी इथेन है, ब्यूटेन है, प्रोपेन है, कार्बन डाइऑक्साइड है, नाइट्रोजन है, हाइड्रोजन है, हीलियम है, ये सभी चीजें हमारे पास क्या है? नेचुरल गैस में आती हैं। इसको हम लोग फॉसिल फ्यूल भी कहते हैं। क्या कहते हैं? फॉसिल फ्यूल भी कहते हैं। ये भी आपको याद रखना है। तो इट्स मीथेन। ऑप्शन ए हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर। मेन कंपोनेंट आपका मीथेन होता है नेचुरल गैस का। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए भाई साहब। डेफिशिएंसी ऑफ विच विटामिन कॉजेज नाइट ब्लाइंडनेस? नाइट ब्लाइंडनेस जो है आपकी कौन सी विटामिन की डेफिशिएंसी से होता है ये आपसे पूछा। क्या ये विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी या विटामिन डी? कौन सा है भाई साहब? तो यस, नाइट ब्लाइंडनेस आपका विटामिन ए की डेफिशिएंसी से होता है। और विटामिन ए की अगर मैं बात करूं, ये आपकी बॉडी में, हमारे ह्यूमन बॉडी के कौन से पार्ट में स्टोर होता है ये आपसे अगर मैं पूछूं तो
विटामिन ए कौन सी बॉडी पार्ट में स्टोर होता है, तो वो आपका होता है लिवर में, याद रखिएगा। क्लियर है भाई, लिवर के अंदर आपका विटामिन ए स्टोर होता है, ये पॉइंट भी आपने याद रखना है। तो नाइट ब्लाइंडनेस की यहाँ पे बात की गई थी, तो वो आपका हो गया भाई क्या, दैट इज विटामिन ए की डेफिशिएंसी से आपको नाइट ब्लाइंडनेस की दिक्कत होती है। ठीक है, विटामिन की रिवीजन हम लोग लास्ट सेशन में बड़े प्यार से की थी, सारे के सारे मैंने आपको केमिकल नाम बताए थे, डेफिशिएंसीज बताई थी, तो बड़े प्यार से वहां पे मैंने आपको ये समझा रखा है, तो एक बार जाके वो जरूर से देख लीजिएगा जीके वाला पोर्शन। ठीक है भाई, चलो, व्हाट इज द केमिकल फॉर्मूला ऑफ लाइम वाटर। लाइम वाटर का केमिकल फॉर्मूला आपसे पूछा गया है, क्या होता है भाई बताएं। लाइम वाटर का केमिकल फॉर्मूला, क्या ये CaCO थ्रू होता है, CaOH2 होता है, CaCl2 होता है, या CaO होता है। यस, लाइम वाटर का आपसे पूछा गया है भाई केमिकल फॉर्मूला। यस, देखो 1 बाय 1 अगर मैं बात करूं आपसे, तो CaO आपके पास क्या होता है भाई, CaO आपके पास होता है क्विक लाइम। ओके, क्विक लाइम का आपके पास फॉर्मूला क्या है, CaO। अब CaCl2 बड़ा ही कॉमन वाला है, ये तो मुझे लग रहा है कोई नहीं है ऐसा जिसको ये वाला फॉर्मूला ना पता हो। ठीक है भाई साहब, इसको छोड़ते हैं। CaOH2, ये मुझे बताओ भाई साहब किसका फॉर्मूला है आपका क्वेश्चन 24 के अंदर, तो ये आपका है करेक्ट आंसर फॉर लाइम वाटर। ठीक है भाई साहब, लाइम वाटर हमारा क्या होता है, CaOH2। ठीक है, लाइम वाटर का ये आपका केमिकल फॉर्मूला होता है, आपको ये भी याद होना चाहिए। ठीक है भाई, नेक्स्ट अगर मैं आपसे बात करूं, इंपॉर्टेंट वन, CaCO3, ये जो आपको दे रखा है नंबर 1 पे, तो ये क्या आपका आंसर हो जाएगा बी। CaCO3 जो है ये आपका होता है कैल्शियम कार्बोनेट। ठीक है, जो आपको चाक के अंदर भी देखने को मिलता है, दैट इज कैल्शियम कार्बोनेट। ओके, कैल्शियम कार्बोनेट ये आपको कहाँ, चाक के अंदर देखने को मिलता है। उसके बाद आपके पास ये मार्बल के अंदर देखने को मिलता है, पर्ल के अंदर देखने को मिलता है, ये सभी आपके पास CaCO3। ठीक है, CH4 आपको ऊपर हम लोगों ने बताया भाई मीथेन, दैट इज मार्श गैस। मीथेन को हम लोग क्या बोलते हैं, मार्श गैस। ठीक है भाई साहब, नेक्स्ट सोडियम नाइट्रेट NaNO3, ये आपके पास क्या होता है, सोडियम नाइट्रेट इंपॉर्टेंट है, ये भी आपको याद रखना है। सोडियम नाइट्रेट NaNO3, जिसको आप लोग चिले साल्ट पेपर भी कहते हैं, चिले सॉल्ट। ठीक है, अब नेक्स्ट मैं आपसे बात करूं लाफिंग गैस, LAUGHING, लाफिंग गैस क्या होता है भाई हमारे पास, यस, लाफिंग गैस, तो दैट इज N2O, दैट इज हमारे पास है ये नाइट्रियस ऑक्साइड। ओके, नाइट्रस ऑक्साइड जो है हमारे पास क्या होती है, लाफिंग गैस, हम लोग इसको कहते हैं N2O से, हम लोग इसको क्या करते हैं भाई साहब, डिनोट करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट आपके पास आता है विनेगर, इंपॉर्टेंट वन। विनेगर हमारे पास क्या आ जाता है भाई, एसिटिक एसिड। विनेगर क्या है, एसिटिक एसिड आपको देखने को मिलता है, एसिटिक एसिड है विनेगर के अंदर। और ये हमारे पास क्या होता है इसका, CH3COOH। क्लियर है, CH3COOH हमारे पास क्या है भाई, दैट इज विनेगर, ये भी आपको पता होना चाहिए। क्लियर है भाई, चलें अब बढ़े आगे, चलते हैं। NaCl कॉमन सा है, ये आप सभी को पता है भाई साहब, सोडियम क्लोराइड को बोलते हैं बिराइन, या फिर कॉमन सॉल्ट जो होता है उसको हम लोग NaCl कहते हैं। नेक्स्ट ब्लीचिंग पाउडर CaOCl2, ये आपके पास क्या होता है भाई साहब, दैट इज कैल्शियम हाइपोक्लोराइड, दैट इज ब्लीचिंग पाउडर। ठीक है, ब्लीचिंग पाउडर। ठीक है, चलो अब चलते हैं भाई अगले सवाल की ओर, क्वेश्चन 25। विच एसिड इज फाउंड इन लेमन। लेमन के अंदर आपको कौन सी एसिड देखने को मिलती है, इंपॉर्टेंट वन। क्या ये एसिटिक एसिड है, क्या ये सिट्रिक है, लैक्टिक है, टार्ट्रिक एसिड है, यस बताओ भाई। विच एसिड इज फाउंड इन लेमन, यस बताओ मेरे भाई कौन सा होता है। तो एसिड लेमन के अंदर, लेमन क्या है, सार है, सार मतलब खट्टा है, खट्टे के अंदर आपको क्या देखने को मिलता है, दैट इज सिट्रिक एसिड। ठीक है भाई साहब, तो सिट्रिक खट्टा, ऑप्शन बी हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर। तो इतनी सी चीज आपसे पूछी गई थी भाई साहब, क्लियर है, समझ आया। तो एसिटिक एसिड अभी हम लोगों ने बात करी, क्या होता है ये, विनेगर। ठीक है, विनेगर में आपको क्या देखने को मिलता है भाई, एसिटिक एसिड। लैक्टिक एसिड हमारा किस में होता है, दही, दैट इज इन कर्ड। ठीक है, ये किस में होता है हमारे पास भाई, लैक्टिक एसिड। क्लियर है, समझ आई। चलो अब चलते हैं भाई आगे,
क्वेश्चन 26 क्वेश्चन, विच ब्लड ग्रुप इज कॉल्ड यूनिवर्सल रिसिप्टेंट। यूनिवर्सल रिसिप्टेंट हमारा कौन सा ब्लड ग्रुप होता है, ये आपसे पूछा गया है। यूनिवर्सल रिसिप्टेंट, यस बताइए, ब्लड ग्रुप ए बी या ए बी या ओ। यस, यूनिवर्सल रिसिप्टेंट ब्लड ग्रुप। तो यूनिवर्सल रिसिप्टेंट ब्लड टाइप जो होता है हमारे पास, जो ब्लड डोनर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए, तो वो हमारे पास होता है भाई कौन सा, ए बी। ओके, ए बी पॉजिटिव। क्लियर, याद रखना है आपने। ये आपका क्या होता है, यूनिवर्सल रिसिप्टेंट होता है। ये रिसीव कर सकता है रेड ब्लड सेल्स। ठीक है भाई साहब, क्या रेड ब्लड सेल्स, ठीक है, रेड ब्लड सेल्स ये किसी भी बॉडी टाइप से रिसीव कर सकता है। और रेड ब्लड सेल्स की अगर मैं आपसे बोलूं लाइफ कितनी होती है, तो ये आपकी होती है 120 से 150 डेज। क्लियर, याद रखना है ये भी आपने, 120 से 150 डेज आपके पास ये देखने को मिलता है ब्लड टाइप। क्लियर है भाई साहब, क्लियर। हमारे पास ब्लड जो होते हैं हमारे पास कितने टाइप के होते हैं, ए बी और ओ। ठीक है भाई साहब, याद रखना है ये भी आपको। तो ये था आपका ब्लड ग्रुप के रिलेटेड। ठीक, चलो अब चलते हैं भाई अगले सवाल की ओर। विच ग्लैंड इज नोन एज द मास्टर ग्लैंड इन ह्यूमन बॉडी। ह्यूमन बॉडी के अंदर हम लोग मास्टर ग्लैंड किसको बोलते हैं। यस, मास्टर ग्लैंड इन ह्यूमन बॉडी। बताओ, ये क्वेश्चन हम लोग लास्ट वाले पार्ट में कर चुके हैं। क्या ये थायराइड ग्लैंड है, एड्रेनल ग्लैंड है, पिट्यूटरी ग्लैंड है, या फिर पीनियल ग्लैंड है। यस, देखो ये जो ग्लैंड आपके पास मास्टर ग्लैंड, ठीक है, तो ये जब जो भी आपके जितने भी ग्लैंड्स होते हैं हमारी बॉडी में, ठीक है, इंपॉर्टेंट ग्लैंड्स जितने भी हैं, उन सभी के जो फंक्शंस होते हैं, ठीक है, उन सभी के क्या होते हैं, जो फंक्शंस होते हैं, ये वाला ग्लैंड उसको क्या करता है, कंट्रोल करता है। दैट्स वाई हम लोग इसको क्या बोलते हैं, मास्टर ग्लैंड कहते हैं। तो वो कौन सा आता है आपके पास, दैट इज पिट्यूटरी ग्लैंड। ओके, पिट्यूटरी ग्लैंड, ऑप्शन सी हो जाएगा आपके पास यहाँ पे करेक्ट आंसर। पिट्यूटरी ग्लैंड जो है ये आपका कौन सा होता है भाई, इसको हम लोग मास्टर ग्लैंड कहते हैं। ठीक है, मास्टर ग्लैंड। क्लियर। और हाँ ठीक है, जितने भी एंडोक्राइन ग्लैंड्स होते हैं आपके, तो वो उन सब पे ये कंट्रोल करता है, उनके फंक्शंस को ये कंट्रोल करता है। तो एंडोक्राइन सिस्टम के अंदर आपको ये पिट्यूटरी ग्लैंड देखने को मिलता है। ठीक है सर, चलो अब चलते हैं अगले सवाल की तरफ। विच पार्ट ऑफ द प्लांट इज यूज टू मेक सेफ्रॉन। सेफ्रॉन हमारा कौन से प्लांट के कौन से पार्ट से बनता है, ये आपसे यहाँ पे पूछा गया है। तो सेफ्रॉन हमारा कौन से पार्ट से बनता है भाई, स्टिग्मा से। ओके, ऑप्शन सी हो जाएगा स्टिग्मा। तो ये आपका कॉमन सा सवाल है भाई, इजी क्वेश्चन था, इसमें टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। व्हाट इज द केमिकल नेम ऑफ बेकिंग सोडा। बेकिंग सोडा का केमिकल नेम क्या है, ये आपसे पूछा गया है। बेकिंग सोडा, बताओ भाई, बेकिंग सोडा। ऑप्शन सोडियम बाइकार्बोनेट, सोडियम कार्बोनेट, सोडियम बाइकार्बोनेट, सोडियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम कार्बोनेट। क्या होता है हमारे पास बेकिंग सोडा, या फिर जिसको आप लोग बोलते हो बेकिंग पाउडर। यस, तो सोडियम बाइकार्बोनेट हम लोग बोलते हैं इसको। क्या बोलते हैं मेरे भाई, सोडियम बाइकार्बोनेट। ऑप्शन बी हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर। अगर मैं इसका केमिकल फॉर्मूला पूछूं, सोडियम बाइकार्बोनेट, जिसको आप बेकिंग पाउडर भी कहते हैं, Na, ठीक है, HCO3, ये आपको याद रखना है रिगार्डिंग सोडियम बाइकार्बोनेट। क्लियर है भाई, सोडियम बाइकार्बोनेट। सोडियम कार्बोनेट हमारे पास क्या होता है भाई, सोडियम क्लोराइड आपके पास क्या होता है, सोडियम क्लोराइड इज NaCl, दैट इज आपके पास सॉल्ट, जो कॉमन सॉल्ट होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, सोडियम, दैट इज क्लोराइड। सोडियम कार्बोनेट हमारे पास क्या है भाई, सोडियम कार्बोनेट, जो आपको अभी मैंने बताया था, CaCO3। ओके, सोडियम कार्बोनेट CaCO3, ये आपके पास क्या है, किसके अंदर देखने को मिलता है, चॉक के अंदर देखने को मिलता है, मार्बल के अंदर देखने को मिलता है। ठीक है, तो ये सभी चीजों में आपको सोडियम कार्बोनेट देखने को मिलता है। ठीक है, चलें अब आगे। यस, नेक्स्ट क्या बोला गया है, कैल्शियम कार्बोनेट। यस, ये कैल्शियम कार्बोनेट का मैंने बता दिया भाई ऊपर, ये CaCO3 आपका कैल्शियम कार्बोनेट है, सोडियम कार्बोनेट नहीं है। सोडियम कार्बोनेट की अगर मैं आपसे बात करूं, तो सोडियम कार्बोनेट आपका क्या होता है। यस, ये आप लोग मुझे बताएं सोडियम कार्बोनेट क्या होता है, कमेंट सेक्शन में मैं आपका वेट कर रहा हूं। सोडियम कार्बोनेट, ओके, CaCO3 कैल्शियम कार्बोनेट है, सोडियम कार्बोनेट है, कंफ्यूजन नहीं होना है। क्लियर है, तो यहां से इसको मैं रब कर देता हूं, 1 सेकंड। ओके, यहां इसको कंफ्यूज नहीं करना है आपने। चलें अब चलो अगले सवाल की ओर। क्वेश्चन 13, विच इज द स्मॉलेस्ट बोन इन द ह्यूमन बॉडी। ह्यूमन बॉडी के अंदर हमारी स्मॉलेस्ट बोन कौन सी होती है, ये आपसे क्वेश्चन 30 में यहां भाई लाग पूछ लिया है। बताओ आप लोग, स्मॉलेस्ट ह्यूमन बोन कौन सी है हमारी बॉडी के अंदर। क्या ये फेमूर है, स्टेप्स है,
टिबिया है या फिर ह्यूमेरस है? यस, स्मॉलेस्ट बोन। यस भाई, स्मॉलेस्ट बोन। तो ये आपके पास क्या देखने को मिलती है? ऑप्शन 1 सेकेंड यार, ऑप्शन बी, दैट इज स्टेप्स। ओके, स्टेप्स जो है हमारे पास यहाँ, ये क्या है? हमारे कान के नीचे जो होता है हमारा, ठीक है भाई साहब, कान के नीचे का जो पार्ट होता है वो हमारी बॉडी का स्मॉलेस्ट बोन आपको देखने को मिलता है। इसका साइड्स अगर मैं बात करूं भाई साहब, ये 3 mm बाई 2.5 mm होता है, ठीक है। इतना छोटा सा यह पार्ट है, इसको हम लोग स्मॉलेस्ट बोन कहते हैं हमारी ह्यूमन बॉडी के अंदर, ठीक है। विच गैस इज कॉमनली यूज्ड इन फायर एक्सटिंग्विशर? कौन सी गैस होती है जो आप लोग फायर एक्सटिंग्विशर में यूज करते हैं भाई? यस, फायर एक्सटिंग्विशर के अंदर आपकी कौन सी गैस यूज होती है? यह पूछा। ऑक्सीजन होती है, नाइट्रोजन होती है, कार्बन डाइऑक्साइड होती है, या फिर हीलियम आपको देखने को मिलती है? तो ये आपके पास भाई साहब कौन सी है? CO2 देखने को मिलती है, दैट इज कार्बन डाइऑक्साइड आपको देखने को मिलती है। तो इसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज जो है उसकी वजह से फायर एक्सटिंग्विशर जो है उसमें हम लोग यूज क्या करते हैं भाई साहब? CO2, दैट इज कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है भाई साहब। चलो अब चलते हैं अगले सवाल की तरफ। क्वेश्चन 32, What is the speed of light in a vacuum? लाइट की जो स्पीड है, ठीक है, वैक्यूम में क्या होती है, ये आपसे पूछा गया है। स्पीड ऑफ लाइट, ओके, बताएं मेरे भाई क्या होती है आपकी स्पीड लाइट की वैक्यूम के अंदर? 3:10⁶ मीटर पर सेकेंड, 3:10⁷, 3:10⁸, 3:10⁹, बताओ मेरे भाई क्या होता है? स्पीड ऑफ वैक्यूम पूछा गया है आपसे, तो वो होती है मेरे भाई 3:10⁸ मीटर पर सेकेंड। ओके, ऑप्शन विच वन? ऑप्शन सी हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर। ये हम लोग पहले भी बात कर चुके हैं भाई साहब। एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के अकॉर्डिंग स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम डिवाइडेड बाय स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम, ये हम करते हैं तो हमारे पास एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आ जाता है, दैट इज 3:8 मीटर पर सेकेंड डिवाइडेड बाई 1.4 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड। तो वो हमारे पास क्या आएगी भाई? रिफ्रैक्टिव 2.14, ठीक है। 2.14 क्या होती है हमारी? एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। इतना डीप आप मत जाइए, सिर्फ आपको लाइट की स्पीड पता होनी चाहिए वैक्यूम में, 3:10⁸ मीटर पर सेकेंड, दैट्स इट, क्लियर। चलो नेक्स्ट आ जाए क्वेश्चन 33, विच ऑर्गन प्यूरिफायर्स ब्लड इन ह्यूमंस? हमारे इंसानों के बॉडी में हमारा जो खून है वो प्यूरिफाई कौन करता है? ये आपसे यहां पे पूछा गया है भाई। क्या ये हार्ट है, लिवर है, किडनी है, या लंग्स है? क्या करता है हमारे शरीर के अंदर खून प्यूरिफाई कौन करता है? यस, बताएं मेरे भाई, विच वन? विच ऑर्गन प्यूरिफाइज ब्लड? तो वो हमारी क्या करती है भाई साहब? किडनी करती है। क्या करती है? किडनी करती है हमारा यहाँ पे प्यूरिफाई ब्लड को, क्लियर है। चलो अब चलते हैं भाई अगले सवाल की तरफ। क्वेश्चन 34, विच डिजीज इज कॉज्ड बाय डेफिशिएंसी ऑफ आयोडीन? आयोडीन की डेफिशिएंसी से आपको कौन सी डेफिशिएंसी होती है, ये यहां पूछा गया है, बताओ मेरे भाई। यस, डायबिटीज, ग्वाइटर, रिकेट्स, एनीमिया, किसकी डेफिशिएंसी से आपको, आयोडीन की डेफिशिएंसी से आपको क्या होता है, ये यहां पे आपसे पूछा गया है भाई, बताएं मेरे भाई। यस, अभी देखो यहां पे अगर मैं बात करूं, पहले यहां पे सोर्सेज बता देता हूं मैं आपको, फिर यहां पे डेफिशिएंसी की बात करेंगे। आयरन, पोटेशियम, ठीक है, पोटेशियम, देन हमारे पास है आयोडीन, ठीक है। आयोडीन की बात हो रही है तो इसको भी ले लेते हैं। अब आयोडीन की हमारी कमी कैसे पूरी हो जाती है भाई साहब? आयोडाइज्ड सॉल्ट से, नमक से, ठीक है। आयोडीन की कमी क्या होती है? नमक की कमी है तो आयोडाइज्ड जो आपका सॉल्ट है उससे पूरी कर लो। पोटेशियम की कमी है तो स्पिनिच, दैट इज पालक, ठीक है, स्पिनिच से आपकी पूरी हो जाएगी। आयरन की कमी है तो आप लोगों को क्या खाना चाहिए भाई? बनाना, केले खा लो, या फिर आप लोग क्या खा लो? डेट्स, ठीक है, डेट्स, डेट्स मतलब कि खजूर, खजूर खा लो, आपकी आयरन की डेफिशिएंसी जो है ये भी आपको पूरी हो जाएगी मेरे भाई, क्लियर है। नेक्स्ट इन्होंने क्या बोला है भाई साहब? आयोडीन जो है ये आपकी, आयोडीन से आपकी कौन सी बीमारी होती है? तो ये आपको देखने को मिलता है भाई, दैट इज ग्वाइटर, क्लियर है, याद रखना है आपने, दैट इज ग्वाइटर। तो ऑप्शन बी हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर। ग्वाइटर है आपकी जो आपको आयोडीन की कमी से होता है, क्लियर है, याद रहेगा। चलो अब चलते हैं भाई मेरे अगले सवाल की तरफ। विच इज द लार्जेस्ट ग्लैंड इन ह्यूमन बॉडी? ह्यूमन बॉडी के अंदर कौन सा ग्लैंड सबसे बड़ा आपको देखने को मिलता है? बताओ भाई, ह्यूमन बॉडी के अंदर कौन सा
ग्लैंड आपको देखने को मिलता है, ये आपसे पूछ लिया है कौन सा लार्जेस्ट ग्लैंड है। पैनक्रियाज, लिवर, थायराइड, एड्रेनल। यस, क्वेश्चन 35। लार्जेस्ट ग्लैंड इन ह्यूमन बॉडी, तो वो आपको कौन सा होता है भाई साहब? लिवर। ठीक है, लिवर इज द लार्जेस्ट ओके लार्जेस्ट ग्लैंड इन ह्यूमन बॉडी। हमारे जो ह्यूमन बॉडी है उसमें सबसे बड़ा ग्लैंड जो होता है तो वो कौन सा होता है भाई? हमारे पास लिवर। क्लियर, याद रखिएगा। और जो हमारा लिवर है यहाँ पे हमारे पास क्या होता है स्टोर? क्या होता है? हमारे जो विटामिन ए होता है, ये कहाँ पे होता है स्टोर? लिवर के अंदर हम लोग स्टोर करते हैं। ठीक है, अब लिवर के अंदर ही हमारा क्या होता है भाई साहब? खाना डाइजेस्ट होता है किसकी वजह से? बाइल जूस की वजह से। क्लियर, बाइल जूस की वजह से। अब अगर ये बाइल जूस हमारे पास एक्सेस में हो जाता है तो ये कहाँ स्टोर हो जाता है भाई? हमारे लिवर के अंदर। और ये अगर ज्यादा ही एक्सेस में हो जाए तो हमारे क्या हो जाता है भाई साहब? जॉन्डिस की बीमारी देखने को मिलती है, दैट इज पीलिया की बीमारी आपको देखने को मिलती है। क्लियर है भाई, याद रहेगा। ये क्या थे? हमारा कुछ कॉमन सी चीजें थी रिगार्डिंग लिवर। ठीक है भाई साहब, ये क्या है? हमारे पास लार्जेस्ट ग्लैंड आपको देखने को मिलता है। क्लियर है, तो ये भाई थे हमारे कितने 15 क्वेश्चन थे आज के हमारे किसके? जनरल साइंस के। ठीक है, 15 into 2 कितने हो गए भाई? 30। ठीक है, 30 नंबर आपका जनरल साइंस हो गया। अब इस 30 में से आपका क्या स्कोर रहा ये भी हमें कमेंट में जरूर से बताइएगा। क्लियर मेरे भाई, लेवल कैसा रहा ये मुझे बता देना। अगर आपको लग रहा है कि लेवल थोड़ा सा इजी है तो कल हम लोग इसका थोड़ा सा टफ कर देंगे। अगर आपको लग रहा है कि लेवल थोड़ा सा टफ है तो इसका हम लोग क्या कर लेंगे भाई लोग? थोड़ा सा लेवल डाउन कर देंगे। क्लियर है, ये लेक्चर्स आपके लिए बन रहे हैं तो लेक्चर्स आपके अकॉर्डिंग ही बनेंगे, टेंशन ना लीजिए। जो आप बोलते हो वही आपके लिए यहाँ पे प्रिपेयर कर दिया जाता है। चलो अब बात कर लेते हैं कुछ बोनस क्वेश्चंस के बारे में। यार ये 10-15 क्वेश्चन है जो हमारे पास बोनस क्वेश्चन आपको देखने को मिलते हैं। ठीक है, पहला क्वेश्चन बोनस वाला आपसे क्या पूछा गया है भाई? देखिए, एसआई यूनिट ऑफ पावर, पावर की एसआई यूनिट क्या होती है? यस, बताएं भाई, पावर की ऐसा यूनिट क्या आपको देखने को मिलती है? वॉट है, न्यूटन है, जूल है या पास्कल है? पावर, एसआई यूनिट ऑफ पावर क्या है बताओ? यस, क्या वॉट है, न्यूटन है, जूल है या फिर आपके पास ये पास्कल है? तो पावर की जो आपको एसआई यूनिट देखने को मिलती है मेरे भाई, तो वो कौन सी होती है? हमारे पास वॉट देखने को होती है। ठीक है, एसआई यूनिट ऑफ पावर इज वॉट। ओके, ऑप्शन ए हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर। ठीक है, अब नेक्स्ट अगर मैं आपसे पूछूं कि भाई साहब हमें बताइए आप कि इंपॉर्टेंट ऐसा यूनिट्स होती कौन कौन सी हैं हमारे पास? डिस्टेंस। ठीक है, डिस्टेंस से आपके पास किससे नोट करते हो? डी से। मास एम से, वॉल्यूम वी से, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस एन से, ठीक है, मीटर एम से, किलोग्राम केजी से, केल्विन के से, सेकंड एस से, ठीक है, एनर्जी ई से, इलेक्ट्रिक करंट आई से, एरिया ए से, एम्पियर ए से। ठीक है, तो ये सभी चीजें भी आपको पता होनी चाहिए सारी की सारी। अब मैं आपसे पूछूं न्यूटन किसका है? तो न्यूटन इज फोर्स। ठीक है, फोर्स आपके पास है। जूल आपकी किसकी होती है भाई? एनर्जी। ठीक है, पास्कल इज फॉर प्रेशर। क्लियर, ये सभी चीजें आपको याद होनी चाहिए। अब मैं आपको बोलूं फ्रीक्वेंसी की बताओ। यस, फ्रीक्वेंसी की क्या होती है? हर्ट्ज। क्लियर, अब आपके पास अगर मैं बोलूं नंबर, नंबर की एसआई यूनिट तो मोल। क्लियर, ये सभी चीजें आपको याद होनी चाहिए। क्लियर है, करंट की एम्पियर मैंने आपको ऊपर ही बता दिया था। पोटेंशियल डिफरेंट है तो पोटेंशियल डिफरेंट का वोल्ट होता है। ठीक है, वोल्ट, वोल्ट इज फॉर पोटेंशियल डिफरेंस। ओके, ये भी आपको याद रखना है, पोटेंशियल डिफरेंस। चलो अब चलते हैं सर अगले सवाल की तरफ। विच गैस इज रिस्पॉन्सिबल फॉर ग्लोबल वार्मिंग? ग्लोबल वार्मिंग के लिए कौन सी गैस रिस्पॉन्सिबल होती है? यस, बताओ भाई, ग्लोबल वार्मिंग के लिए कौन सी गैस मेनली रिस्पॉन्सिबल आपको देखने को मिलती है? क्या ये नाइट्रोजन है, ऑक्सीजन है, कार्बन डाइऑक्साइड है या फिर हीलियम है? बताओ भाई। ग्लोबल वार्मिंग के लिए आपकी जो मेन गैस है, मोस्ट अबेंडेंट ग्रीन हाउस गैस जो है, लार्जेस्ट कंट्रीब्यूटर जो आपकी होती है किसके लिए? ग्लोबल वार्मिंग के लिए ग्रीन हाउस गैसेस में, तो वो आपकी होती है CO2। ठीक है भाई साहब, कौन सी? CO2, दैट इज कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, ऑप्शन सी हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर। ये आपका प्रोड्यूस की जाती है एनिमल्स के द्वारा एंड प्लांट्स के द्वारा।
ठीक है, एनिमल्स और प्लांट्स के द्वारा ड्यूरिंग रिस्पायरेटरी जो प्रोसेस होता है उसके टाइम पे आपकी कार्बन डाइऑक्साइड जो है ये आपकी प्रोड्यूस होती है। ठीक है, ये आपका एटमोस्फेयर में रिलीज होती है, जिसकी वजह से फॉसल फ्यूल्स क्या होते हैं, जलते हैं। ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड हो गया। देन आपके पास मीथेन आती है। ओके सर, मीथेन आती है। देन आपके पास नाइट्रस ऑक्साइड आती है। ठीक है, देन आपके पास फ्लोरिनेटेड गैसेस आती हैं। ये सभी हमारे पास डिफरेंट प्रकार की आपको गैसेस देखने को मिलती हैं। ठीक है भाई साहब, CO2 कार्बन डाइऑक्साइड ये आपके पास है मोस्ट रिस्पॉन्सिबल गैस किसके लिए भाई, हमारे ग्रीन हाउस के लिए, ग्रीन ग्लोबल वार्मिंग जो ग्रीन हाउस गैसेस हम लोग कहते हैं, क्लाइमेट चेंज के लिए जो हमारे पास काफी डिफ्रेंशिएटेड होती है। तो ये आपको याद रखना है। सबसे ज्यादा कार्बन डाइऑक्साइड होता है, उसके बाद मीथेन होती है 17% के लिए, नाइट्रस ऑक्साइड 6%, फ्लोरिनेटेड गैसेस जो होती हैं वो 2% आपको इफेक्ट करती हैं ग्लोबल वार्मिंग के लिए। क्लियर है सर? चले अब चलो अगला, पीएच वैल्यूज। पीएच वैल्यू पूछी गई है आपसे, पीएच वैल्यू ऑफ प्योर वाटर। प्योर वाटर की पीएच वैल्यू आपसे पूछा गया है, क्या होती है भाई साहब? 5, 7, 9, 11। तो भाई साहब आपका जो पीएच वैल्यू वाटर का होता है वो आपको क्या देखने को मिलता है भाई साहब? तो दैट इज 7। ठीक है, पीएच वैल्यू हमारे पास क्या होती है? 7। ये न्यूट्रल होता है क्योंकि भाई इसकी जो कंसंट्रेशन होती है हाइड्रोजन आयॉन्स की प्योर वाटर में वो बराबर होती है हाइड्रो ऑक्साइड आयॉन्स के। दैट्स वाई आपकी क्या होती है? एसिडिक नहीं होती और गैसेस भी बेसिक भी नहीं होती, क्योंकि ये 7 है। 7 हमारे पास, मैंने आपको क्या बोला था भाई साहब पीएच स्केल के बारे में, ये 1 से लेके 7 तक आपका क्या होता है? एसिडिक होता है ये। क्लियर है? देन 7 से लेके 14 तक आपके पास क्या होता है? ये बेस वाले होते हैं हमारे पास। ठीक है, तो ये जो 7 है, ये 7 हमारे पास क्या है? न्यूट्रल है सर। क्या है? न्यूट्रल। ठीक है, ये न्यूट्रल रहता है। तो दैट्स वाई जो आपका प्योर वाटर है उसकी जो आपकी क्या रहती है भाई साहब, ये आपके पास प्योर वाटर की जो पीएच वैल्यू है वो आपकी 7 होती है। क्लियर है भाई साहब? अब अगर मैं बात करूं आपके पास कुछ इंपॉर्टेंट, जैसे मिल्क है, मिल्क की पीएच वैल्यू क्या होती है? मिल्क की 6.3 से 6.6। अब सी वाटर है, सी वाटर का आपका पीएच वैल्यू क्या देखने को मिलता है भाई हमारे पास? 8.3। ठीक है, तो ये कुछ कॉमनली आस्क्ड पीएच वैल्यूज होती हैं जो आपको पता होना चाहिए। यस, मोस्ट इंपॉर्टेंट वन, पीएच वैल्यू ऑफ ब्लड। ब्लड का पीएच वैल्यू क्या होता है भाई? यस, तो इट्स 7.35 टू 7.45। ये पॉइंट आपने याद रखना है। ठीक है, 7.35 से लेकर 7.45 होता है हमारे ब्लड का जो पीएच वैल्यू। तो ये स्लाइटली बेसिक होता है। क्यों? 7 से थोड़ा सा इधर आ गया तो स्लाइटली बेसिक की तरफ है। दैट्स वाई हम उसको क्या बोलते हैं? स्लाइटली बेसिक। ओके, स्लाइटली बेसिक होती है हमारी जो पीएच वैल्यू किसकी? ब्लड की। क्लियर है? चलो अब चलते हैं सर अगले सवाल की तरफ। विच ऑर्गेनेल इज नोन एज द कंट्रोल सेंटर ऑफ द सेल? यहां पे कौन सा ऑर्गेनेल है जो आपका कंट्रोल सेंटर ऑफ सेल कहलाता है? ये आपको बताना है। कंट्रोल सेंटर ऑफ सेल। यस, बताओ मेरे भाई, क्या ये राइबोसोम है, न्यूक्लियस है, माइटोकॉन्ड्रिया है या गोल्गी एपरेटस है? यस, तो भाई साहब ये क्या है हमारे पास? न्यूक्लियस। तो न्यूक्लियस जो है ये हमारे पास क्या है? ये सेंटर होता, कंट्रोल सेंटर होता है सेल का, एक्ट करता है सेल ब्रेन और कंट्रोल करता है हमारा किसका? जितनी भी सारी इंपॉर्टेंट एक्टिविटीज होती हैं। तो कौन एक्टिवेट करता है इसको? सेल का हमारा जो कंट्रोल सेंटर है वो न्यूक्लियस होता है, याद रखना है। ठीक है, न्यूक्लियस जो है ये कंटेन करता है आपका डीएनए, दैट इज द डीऑक्सी राइबोनिक एसिड। ठीक है, डीएनए जो है वो इसमें जेनेटिक इन्फॉर्मेशन होती है जो आपकी सेल की एक्टिविटीज को कंट्रोल करता है। जैसे ग्रोथ है आपकी, ठीक है, क्या क्या चीज होती है? जैसे इसमें ग्रोथ होती है आपकी। ठीक है, उसके बाद हमारे पास है मेटाबॉलिज्म आपकी बॉडी का होता है जो। ठीक है, उसके बाद आपकी रिप्रोडक्शन वाला जो प्रोसेस होता है। ठीक है, ये रिप्रोडक्शन हो गया। ये सभी चीजें कौन देखता है? आपका डीएनए। ये आपको कहां पे देखने को मिलेगा? न्यूक्लियस के अंदर। और न्यूक्लियस क्या है? सेल का कंट्रोल सेंटर होता है। ठीक है भाई साहब, ये जो है न्यूक्लियस आपका सराउंडेड होता है किससे? मेम्ब्रेन से। ठीक है, मेम्ब्रेन जो है इसके इर्द गिर्द आपको देखने को मिलती है। थिन मेम्ब्रेन जो होती है वो आपका यहाँ पे आपको इसके इर्द गिर्द देखने को मिलती है। तो उसको क्या बोलते हैं हम लोग? मेम्ब्रेन। क्लियर? चलो अगला सवाल देखो। विच प्लैनेट इज द स्मॉलेस्ट इज इन द सोलर सिस्टम? सोलर सिस्टम में आपका हमारा सबसे स्मॉलेस्ट जो है कौन सा ये प्लैनेट है? ये पूछा गया है आपसे भाई, बताओ कौन सा प्लैनेट है स्मॉलेस्ट हमारे सोलर सिस्टम? मरकरी, वेनस, मार्स या फिर प्लूटो?
यस बताएं मेरे भाई कौन सा होता है। सबसे इजी क्वेश्चन है ये, मुझे लग रहा है इसको बताने की भी जरूरत नहीं आंसर की, बट फिर भी आपको बताया जाएगा क्योंकि आपको पता है एक्सप्लेन करेंगे हम लोग, सारे के सारे पार्ट्स को एक्सप्लेन करेंगे, बड़े प्यार से एक्सप्लेन करेंगे आपको। क्यों नहीं बताएंगे भाई, हम बताएंगे, क्यों नहीं, अच्छे से बताया जाएगा। यहां बात करते हैं भाई साहब स्मॉलेस्ट प्लेनेट की, तो वो आपके पास होता है मरकरी। ओके, ऑप्शन ए हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर। मरकरी जो है ये हमारा क्या होता है भाई, नियरेस्ट प्लेनेट है। ये किसका नियरेस्ट है बताते हैं, सबर करिए। नियरेस्ट प्लेनेट है हमारे किसके, सन के, ठीक है। और ये क्या है, स्मॉलेस्ट प्लेनेट है, स्मॉलेस्ट प्लेनेट है सोलर सिस्टम के अंदर, ये तो आपको मैंने बता दिया, क्लियर। नेक्स्ट मैं आपसे बात करूं वेनस की। वेनस क्या है भाई साहब हमारे पास, इसको हम लोग इवनिंग स्टार बोलते हैं। क्या बोलते हैं सर, इवनिंग स्टार, आल्सो नोन एज इवनिंग स्टार, वेनस को बोला जाता है। ये आपका ब्राइटेस्ट प्लेनेट होता है। क्या है भाई, ऑल्सो ब्राइटेस्ट प्लेनेट। ब्राइटेस्ट प्लेनेट आपका कौन सा है भाई, विनस। ये भी आपको याद रखना है, कॉमनली आस्क्ड क्वेश्चन होता है ये, ठीक है। और आपका अगर बोला जाए हॉटेस्ट प्लेनेट कौन सा है, अगेन विनस, ठीक है। हॉटेस्ट प्लेनेट भी आपका यही होता है मेरे भाई, क्लियर। नेक्स्ट आ जाते हैं मार्स के ऊपर। मार्स को हम लोग क्या बोलते हैं भाई लोग, दैट इज रेड प्लेनेट। ओके, रेड प्लैनेट आपका होता है मार्स, क्लियर है भाई साहब। अब जो प्लूटो है ये हमारा प्लैनेट नहीं है भाई, क्लियर है। ये पहले होता था, अब ये चला गया है हमारा पास। ये अब इसको हम लोग क्या बोलते हैं, ड्वार्फ। ओके, दैट इज ड्वार्फ प्लैनेट। तो अब ये हमारे सोलर सिस्टम से बड़ा दूर चला गया है, ये बेचारा छोटू सा चला गया है यहां से, ठीक है। नेक्स्ट अगर मैं आपसे बात करूं भाई साहब, बिगेस्ट प्लैनेट कौन सा होता है, क्योंकि स्मॉलेस्ट की बात हुई है तो बिगेस्ट की भी आपको पता होना चाहिए। बिगेस्ट प्लैनेट आपका कौन सा होता है भाई, तो इट्स जुपिटर। ओके, जुपिटर इज द बिगेस्ट प्लैनेट इन अवर सोलर सिस्टम, ठीक है भाई, क्लियर। अब नेक्स्ट बात करें अगर सेकंड बिगेस्ट कौन सा होता है भाई साहब, सेकंड बिगेस्ट आपको ये कौन सा देखने को मिलता है, सैटर्न। ओके, सभी की बात कर लेते हैं, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जान लेते हैं भाई साहब, कभी भी कुछ भी एग्जाम में आ सकता है, ठीक है। नेक्स्ट बात करूं आपके पास यहां पे भाई, दैट इज यूरेनस। ओके, यूरेनस भी हमारा एक प्लैनेट है, इसको हम लोग बोलते हैं ग्रीन प्लैनेट। क्या बोलते हैं मेरे भाई, ग्रीन प्लैनेट। यूरेनस इज द ग्रीन प्लैनेट, क्लियर है भाई साहब। नेक्स्ट आपके पास लास्ट वन आ जाता है भाई, नेपच्यून। ओके, नेपच्यून क्या है भाई, स्लोवेस्ट। ओके, स्लोवेस्ट रेवोल्यूशन हमारा कौन करता है, तो वो आपका नेपच्यून करता है, ठीक है। ये हमारा दूर, ठीक है, फारदेस्ट। ओके, फारदेस्ट प्लैनेट फ्रॉम सन। सन से सबसे दूर कौन सा है भाई हमारा, फारदेस्ट प्लैनेट फ्रॉम सन, ये कौन सा होता है हमारा, दैट इज नेपच्यून। तो ये हमारे सारे इंपॉर्टेंट सोलर सिस्टम के प्लैनेट्स थे जिनके बारे में आपको पता होना चाहिए मेरे भाई, क्लियर है। आ जाओ अगला सवाल देखिए। ऑपरेशन सर्वशक्ति रिसेंटली सीन इन न्यूज लॉन्च्ड बाय विच आर्म्ड फोर्स। ऑपरेशन सर्वशक्ति जो था 2024 में लॉन्च किया गया था, तो ये किसके द्वारा किया गया, इंडियन आर्मी, इंडियन एयरफोर्स, इंडियन नेवी या इंडियन कोस्ट गार्ड। तो ये आपका इंडियन आर्मी के द्वारा लॉन्च किया गया था, ऑप्शन ए हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर, ठीक है सर। चलो, विच आर्टिकल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन स्टेट्स दैट देयर शैल बी अ सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया। इंडिया का सुप्रीम कोर्ट होना चाहिए, ये कौन से आर्टिकल में लिखा गया है, आर्टिकल 124, 129, 110, 112। यस, सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया, तो यस इट्स 124, क्लियर है मेरे भाई। 124 आर्टिकल डील करता है आपका फॉर्मेशन ऑफ सुप्रीम कोर्ट, क्लियर। चले आ जाए भाई, हु इज द ऑथर ऑफ द रिसेंटली लॉन्च्ड बुक एक समंदर मेरे अंदर। ये जो एक समंदर मेरे अंदर एक बुक थी, इस बुक के ऑथर कौन है, ये आपसे डायरेक्टली पूछा गया है। संजीव जोशी, विक्रम सेठ, अरविंद अडिगा, विनीत बाजपेयी। एक समंदर मेरे अंदर, ये जो बुक है भाई, ये इसके ऑथर हैं हमारे पास कौन, संजीव जोशी जी, क्लियर है, संजीव जोशी जी। इंपॉर्टेंट बुक है, इसलिए आपको ये पता होनी चाहिए। ऑप्शन ए हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर फॉर दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन देखिए भाई, रिसेंटली द आर्म्ड फोर्सेस मेडिकल सर्विसेज AFMS साइंड अ मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग विद विच IIT टू कोलैबोरेट्स ऑन रिसर्च एंड ट्रेनिंग। रिसर्च और ट्रेनिंग के लिए हमारी आर्म्ड फोर्सेस की जो मेडिकल सर्विसेज है, इन्होंने मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन की है किस IIT के साथ, ताकि वो रिसर्च और ट्रेनिंग के बारे में यहां पे इनके साथ कोलैबोरेट करके डेवलप कर सकें उन चीजों को AFMC के अंदर। IIT दिल्ली, IIT कानपुर, IIT बॉम्बे या IIT हैदराबाद।
यस। तो ये हमारी जो AFMC है भाई साहब, आर्म्ड फोर्सेस मेडिकल सर्विसेज, इन्होंने साइन किया एक मेमोरेंडिंग ऑफ अंडरस्टैंडिंग। ठीक है भाई साहब, क्या किया? मेमोरेंडिंग ऑफ अंडरस्टैंडिंग किसके साथ? यस, विद IIT हैदराबाद। ओके, IIT हैदराबाद के साथ ये साइन किया गया है। किस पर्पस के लिए ये MOU साइन हुआ है भाई साहब? ये रिसर्च एंड ट्रेनिंग के लिए, रिसर्च एंड ट्रेनिंग के लिए ये जो IIT है, ये हमारे जो सोल्जर्स हैं, सैनिक हैं, AFMC में IIT हैदराबाद इनके साथ कोलैबोरेट करके रिसर्च और ट्रेनिंग की ट्रेनिंग देगी। क्लियर है भाई साहब? ये थे हमारे भाई साहब वो टॉप 50 MCQs, आपके जनरल साइंस के भी इंक्लूड थे इसमें, GK के भी इंक्लूड थे इसमें, करंट अफेयर्स के भी इंक्लूड थे इसमें। ठीक है भाई साहब, ये हमारा एक छोटा सा मैराथन था आपके लिए, ये आपके एग्जाम के लिए